समझाए कि शिक्षा का महत्व क्या होता है। जब अनपढ़ लोग एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे, जब अनपढ़ लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे। मेरा बाप ना बीजेपी का बहुत बड़ा मेंबर है, ठीक है, पॉलिटिशियन है। ये देख लो भाई, मैं खुद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खबर तक से। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं किसी पार्टी, विपक्ष या किसी संगठन का आदमी नहीं हूं। मैं भी आपकी तरह इस देश का एक जागरूक और आम नागरिक हूं। मेरा काम है सच की आवाज उठाना, उसे आप तक पहुंचाना और जरूरत पड़ने पर सरकार से सवाल करना, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल करना हमारा अधिकार है और सच जानना आपका। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सही खबर आप तक पहुंचे, तो जल्दी से हमारे खबर तक चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। तो सबसे पहले बात करते हैं जंतर मंतर पर चल रहे सोनम वांगचुक के आंदोलन की। करीब 20 से 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली पुलिस उन्हें सफेद चादर में लपेटकर अस्पताल ले गई। पुलिस का कहना है कि उनकी हालत को देखते हुए और अदालत के निर्देशों के बाद यह कदम उठाया गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों और विपक्ष ने आरोप लगाया कि वांगचुक को उनकी इच्छा के खिलाफ प्रदर्शन स्थल से हटाया गया और सरकार आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। सोनम वांगचुक को लेके जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर जबरदस्ती कर रहे हैं ये लोग, सोनम दर को लेके जा रहे हैं और यहाँ पे सब लोग हैं, ये लोग इनकी पूरी मिली भगत है और ये लोग बिल्कुल हम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम लोगों को हरास कर रहे हैं। ये लोग आगे, ये लोग पूरी बदतमीजी कर रहे हैं। सोनम दर को लेके जा रहे हैं वो लोग, सामने पर्दे के पीछे थे। ये लोग जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इन लोगों को नहीं करना चाहिए। काफी ज्यादा वीक थे। अगर सोनम सर को कुछ हुआ तो इसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार होंगे, दिल्ली पुलिस जिम्मेदार होंगी। सोनम सर की हालत बहुत ही वीक हो चुके थे, वो उठकर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो लड़ने के लिए तैयार थे और पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी करी है, पुलिस ने उनको घसीटा है, उनके साथ धक्का मुक्की करी है। तो इसके वजह से अगर सोनम सर को कोई चोट आती है तो इसके लिए नरेंद्र मोदी और दिल्ली पुलिस जिम्मेदार होगी। इसी आंदोलन के दौरान अभिजीत दीप के पर स्याही फेंकने की घटना भी सामने आई। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद अभिजीत दीप के भूख हड़ताल पर बैठे थे, तभी एक महिला ने उनके ऊपर स्याही फेंक दी और कथित तौर पर थप्पड़ मारने की कोशिश भी की। पुलिस महिला को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। हालांकि स्याही फेंकने के पीछे असली वजह क्या थी, यह अभी साफ नहीं है। के साथ चलेगा, संविधान के रास्ते पर चलेगा। वहीं नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक के खिलाफ सीकर में छात्रों और कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। यह जुलूस पिपराली सर्किल से सीएलसी चौक तक निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इसी बीच भाजपा नेता राजेश यादव के एक बयान ने भी राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने सोनम वांगचुक पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह चीन के हितों के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें चीन का एजेंट तक बता दिया। लेकिन क्या सोनम वांगचुक सच में चीन के एजेंट हैं या फिर वो देश के लिए आवाज उठाने वाले एक सच्चे देशभक्त हैं? चलिए पहले सुनते हैं भाजपा नेता राजेश यादव ने क्या कहा। ये सोनम वांगचुक कौन है? ये एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये चाइना का एजेंट है। चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है, देश को बदनाम करता है। ऐसे लोगों को नेस्ते नाबूद कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर शिक्षा को लेकर। तो दोस्तों, अब सोनम वांगचुक को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वह सच में चीन के एजेंट हैं या फिर एक सच्चे देशभक्त? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।
वहीं देहरादून में राहुल गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार पर बड़ा हमला बोला। छात्रों के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पेपर लीक की वजह से करोड़ों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह नए सिरे से सुधारने की जरूरत है। जो हमारा पेपर लीक का सिस्टम है वो आइसबर्ग जैसा है, हमें सिर्फ ऊपर की नोक दिख रही है। ये जो 152 नंबर है और ये 7.5 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं, ये सिर्फ 10% आइसबर्ग का टिप है। पहला आंकड़ा 8 से 10 घंटे 5 साल के लिए और दूसरा आंकड़ा 9 लाख रुपए का खर्चा। हिंदुस्तान में 5 में से 4 दरवाजे आपके लिए बंद हैं। तो करोड़ों युवाओं के लिए ये रास्ता, एक रास्ता सरकारी जॉब वाला, सरकारी नौकरी वाला खुला है। इस रास्ते पे 6 करोड़ लोग, इस दरवाजे में 6 करोड़ लोग घुसने की कोशिश करते हैं। 9 करोड़ एस्पिरेंट में से 6 लाख एस्पिरेंट सक्सेसफुल होते हैं। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 150 युवाओं में से एक युवा, ये जो पेपर लीक है ये बढ़ता जा रहा है। 7.5 करोड़ स्टूडेंट को पिछले 10 साल में पेपर लीक ने डैमेज किया है। 152 लीक्स हुई हैं। 152 लीक मतलब पिछले 10 साल में हर महीने एक पेपर लीक हुआ है। और रियलिटी है कि कन्विक्शन रेट 0। इस काम के लिए एक भी व्यक्ति जेल में नहीं गया है, एक व्यक्ति को सजा नहीं मिली। सच्चाई ये है कि हमें मालूम नहीं कितने पेपर लीक होते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं कितने नहीं पकड़े जाते। और ये हिंदुस्तान के युवाओं के फ्यूचर के लिए सेंट्रल इशू है। ये आपका, आपके माता पिता का अपमान है, इंसल्ट है, आपकी मेहनत का इंसल्ट है, आपके हार्ड वर्क का इंसल्ट। अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां शंकराचार्य ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि संघ के लोगों में भगवान राम के प्रति सच्ची आस्था नहीं है और राम मंदिर के प्रबंधन को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। लेकिन आखिर शंकराचार्य ने आरएसएस और राम मंदिर को लेकर ऐसा क्या कहा, चलिए सुनते हैं उनका पूरा बयान। ये जो आरएसएस वाले हैं, ये राम जी को भगवान नहीं मानते। हाँ, इनके जो दीनदयाल उपाध्याय और जो हेडगेवार और ये सब हैं, इनकी सबकी किताबें छपी हुई हैं। उसमें ये कहते हैं कि राम जो है भगवान नहीं थे। ये हिंदू लोगों की जो है कमजोरी है कि जो भी थोड़ा आगे बढ़ करके अच्छा काम करता है उसको ये लोग देवता बना देते हैं। ये गलत है। ये राम जो है हमारे आपके जैसे ही मनुष्य थे। जब उनकी पत्नी सीता का अपहरण हो गया था तो वैसे ही बिलक बिलक के रोए थे जैसा हम में से कोई भी रोएगा। तो ये जब राम को भगवान ही नहीं मानते तो ये मंदिर बना के वहाँ कैसे बैठे हुए हैं? इसलिए इनको धक्का दे के हटाना पड़ेगा। और जो राम को भगवान मानने वाले लोग हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोई अज भक्त प्रेम वश कौशल्या के गोद, ये धारणा जिनकी है, ऐसे लोगों को आके वहाँ पे बैठना पड़ेगा, तब ये स्थान मंदिर बनेगा। और नहीं तो इनका कार्यालय या जैसा मधु किश्वर जी के शब्दों में आपने कहा अड्डा, वही रहेगा। और अब बात करते हैं भरत भूषण तिवारी की कथित पुलिस मुठभेड़ में मौत को लेकर हो रहे प्रदर्शन की। इस मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर भरत तिवारी का परिवार और समर्थकों ने प्रदर्शन किया और मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए और अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी भरत तिवारी के साथ हुआ उसको इंसाफ मिलना चाहिए। उनका परिवार आज जंतर मंतर पे पहुंचा। भाई के चलते मैं खड़ी हूँ। भाई आप लोग मेरे भाई के न्याय दिलाएंगे। सुन लीजिए, साथियों, मैं वही आता हूँ। ये लड़ाई दिल्ली तक आई है और मुझे सरकार पर भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस पर गौर करें और उस परिवार को इंसाफ दिलाने का काम करें। और जितने भी ये ऐसे निकल करके आते चीजें सामने की, जब एक युवा इसी बीच जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बलराज सिंह मलिक ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग कर दी। उन्होंने सरकार पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब जनता को सत्ता से सवाल पूछने का समय आ गया है। चलिए सुनते हैं आखिर बलराज सिंह मलिक ने प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे को लेकर क्या कहा। अब इस्तीफा मैं स्टेज से मांग रहा हूं। नरेंद्र मोदी, तुम काबिल नहीं हो प्राइम मिनिस्टरशिप के, तुम जुगाड़ के प्राइम मिनिस्टर हो, तुम चोरी चकारी के प्राइम मिनिस्टर हो, इस्तीफा दो। अगर चुपचाप इस धर्मेंद्र प्रधान को तुमने नहीं भगाया तो तुम्हें देश भगाएगा। याद रख लो, नोट करो इस बात को। देश तैयार है सड़कों पर आने के लिए। और आज भूमि का मैं सारे देश के वकीलों से ये आह्वान करना चाहता हूं
आज देश वकीलों की तरफ भी देख रहा, क्योंकि हम 145 करोड़ परिवार के लोगों में से संविधान को समझने वाले लोग हैं। हमारी ड्यूटी है देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने 145 करोड़ के परिवार के प्रति। अगर इस तरह की गुंडागर्दी करेगा, जनता की आवाज से भी किसी मंत्री को कैबिनेट से बाहर धक्के देके नहीं भगाएगा प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर को देश धक्के देके प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकालेगा। ये आने वाले समय की बात बता रहा हूं मैं, ये होगा। क्या इन तमाम विवादों और सरकार पर उठ रहे सवालों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज बात करते हैं एथेनॉल और नितिन गडकरी के पुराने बयान की। कुछ साल पहले नितिन गडकरी ने कहा था कि एथेनॉल और बिजली के इस्तेमाल से पेट्रोल करीब 15 रुपए प्रति लीटर तक आ सकता है। लेकिन आज एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के इस्तेमाल के बावजूद पेट्रोल सस्ता होने के बजाय महंगा है। वहीं पुराने वाहनों में एथेनॉल के इस्तेमाल को लेकर माइलेज और गाड़ियों की खराबी पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो आखिर उस समय नितिन गडकरी ने क्या कहा था? चलिए सुनते हैं उनका पुराना और अब का बयान। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपए के पेट्रोल में मिल रहा है, उतना एवरेज आपको 15 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपए उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा और 40% बिजली तैयार होगी। कि हालांकि वो पुराने वीडियो हैं जिसमें आपने बोला था कि पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर जो मिलता है ये 15 रुपए पर आ जाएगा एथेनॉल की वजह से, अगर एथेनॉल आने लग गया। ऐसा मैंने कहा नहीं। तो दोस्तों, अगली खबर काफी चौंकाने वाली है। भाजपा से जुड़े एक सदस्य का बेटा जो खुद आरएसएस से जुड़ा हुआ था और कानून की पढ़ाई कर रहा था, पेपर लीक जैसे मामलों को सुनने के बाद अब सरकार से ही सवाल पूछ रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार के समर्थन में रहने वाले इस युवक ने अब पेपर लीक और दूसरे मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांगना शुरू कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी सोच बदल गई और अब वो सरकार से क्या सवाल पूछ रहा है? चलिए सुनते हैं उसका पूरा बयान। तो भाई आज ना मैं अपना घर छोड़ के आया हूँ। मेरा बाप ना बीजेपी का बहुत बड़ा मेंबर है, ठीक है, पॉलिटिशियन है। ये देख लो भाई, मैं खुद आरएसएस का मेंबर है। फिर भी आप मेरे पापा मेरे को कहते कि मेरे पापा मेरे को कहते कि जो 30 बच्चे मरे हैं उनसे तेरे को क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना है, तू घर में बैठ, तेरे पास पैसा है, तू लॉ की स्टडी, मैं लॉ की स्टडी कर रहा हूँ भाई, तू लॉ की स्टडी कर रहा है, अपनी स्टडी कंप्लीट कर, तू बाहर चले जाइए, तेरे को इन सब चीजों से क्या मतलब है। लेकिन मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपके अंदर ये दिल, मैं 2 भाई हूँ, आपके अंदर ये दिल है ना, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब आप 30 बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हो तो कल को आपको कोई 2-4 करोड़ और रुपए देगा, बोलेगा मैं तेरे को प्राइम मिनिस्टर बना देता हूँ, अपने एक बेटे को कुर्बान करते हैं, आप कर दोगे, अपने बच्चों के आप कर दोगे, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिशियन ना सबसे चोर होते हैं सर। मेरा बाप है, मेरे को पता है, ठीक है, नहीं सर, हंसने वाली बात नहीं है, मेरे को पता है। क्योंकि मेरे बाप के साथ ना, मेरा बाप जिस गाड़ी में चलता है ना, उस गाड़ी को जो साफ भी करता है ना, वो भी मतलब 30-40 हजार रुपए महीने की तनख्वाह। जो मेरा ड्राइवर है ना मेरे पापा का, वो भी 30-40 हजार। और मेरे पापा ना किसी रोड छाप पे ऐसे गरीब होते हैं, उनको नहीं अपनी गाड़ी छूने देते। ये माइंडसेट है मेरे बाप का, सबसे घटिया भाई। देखो हम ना इसी, और ये नहीं कि मेरे पापा पैदा हुए उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने भी बनाया है, पहले वो भी गरीब ही थे, बट अब वो अमीर हो चुके हैं, उनमें घमंड आ चुका है कि कोई बात नहीं। मैंने सिर्फ उनको एक ही चीज बोला, ठीक है आपके पास 2 बेटा है ना, 30 वो बच्चे मरे हैं, 31वां मेरा सोच लेना। तब आप ये 1 मिनट के लिए ये चीज सोचना कि 31वां मेरा बेटा मरा है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आज के बाद आप मेरे को देखोगे नहीं, कुछ नहीं करोगे। मेरी मम्मी के मेरे पास मिस कॉल्स आ चुके हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको।